चलिए शुरू करते हैं। 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के टाइप्स क्या क्या है? तो कंपाउंड्स के मेनली दो प्रकार होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे दो कंपाउंड होते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ सच एज फूड स्टफ मतलब खाना, फाइबर्स, पेपर, मेडिसिन्स, वुड, फ्यूल्स आर मेड ऑफ वेरियस कंपाउंड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉमन इन दीज कंपाउंड्स। तो इन सारे कंपाउंड्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं ये पूछा गया है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। थर्ड, टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट कार्बन बिलोंग? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कौन से ग्रुप में है? कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 और इसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, अच्छा। In the previous standards, we have seen that organic and inorganic compounds are the two important types of compounds. देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक्सेप्ट मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल्स एंड ग्लास, सॉइल, सेवरल अदर मटेरियल्स फ्रॉम फूड स्टफ टू फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, कुछ चुनिंदा मटेरियल्स अगर छोड़ दें हम, मेटल से बने हुए या ग्लास, सॉइल वगैरह से बने हुए, तो उनको छोड़े तो फूड स्टफ्स, फ्यूल्स या हमने जो अभी लिस्ट देखी, वो सारे बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। द इसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो है कार्बन। वो ये बहुत ही विशेषतापूर्ण एलिमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms. तो 200 साल पहले तक ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स से ही पाया जा सकता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स मतलब वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके द्वारा ही, उनके मदद से ही पाए जा सकते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। लेकिन हाउएवर, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया from an inorganic compounds in the laboratory, the organic compounds received a new identity as carbon compounds. लेकिन 200 साल पहले क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कई सारे केमिकल रिएक्शंस करने के बाद लैबोरेटरी में यूरिया नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया। तो इनके कारण उन्हें अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि इन सभी में कार्बन होता है। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन होता है उन्हें कहा जाता है कार्बन कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बाइड वाले सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह आर एक्सेप्शन। तो ये जो कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अच्छा। बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं? यू हैव लर्न अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स इन द प्रीवियस चैप्टर। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। You have seen that ionic compounds have high melting and boiling points and they conduct electricity in the molten and dissolved state. देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें प्लस कैटायंस और आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है एलिमेंट्स, एटम्स के बीच में। ठीक है, और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। मतलब जब मेल्ट होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं तब वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और डिजॉल्व स्टेट में, जब वो पानी में या किसी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। You have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds in them। तो ये सब वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, या फिर उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन की गई है आयनिक बॉन्ड्स की मदद से। The table 9.1 shows melting and boiling points of a few carbon compounds. Are these values higher or lower as compared to the ionic compounds? देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है, कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। देखिए मीथेन CH4, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 0 डिग्रीज के बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और -162 डिग्री सेल्सियस पे तो वो बॉयल होने लगता है और गैस में कन्वर्ट होने लगता है। अच्छा, इथेनॉल जो है CH3CH2OH, उसका मेल्टिंग पॉइंट है -117 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, जो अल्कोहल है ये। फिर है क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है -64 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक एसिड CH3COOH 17 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड 118 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे क्या पता चलता है हमें, देखते हैं। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, वो 300 डिग्री सेल्सियस से कम ही होते हैं, ठीक है। From this we understood that the intermolecular attractive forces are weak in carbon compounds। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, मतलब मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, CH4 का एक मॉलिक्यूल और दूसरा CH4 का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वीक है, क्योंकि जितने दूर दूर एटम्स होंगे, जितने दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उतना वो स्टेट पहले जितने नजदीक होंगे मॉलिक्यूल्स, उतना वो सॉलिड स्टेट में होगा। फिर जब हम उसे हीट करते हैं तब वो वाइब्रेट होने लगते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये कंटेनर है, उसमें एक सॉलिड पदार्थ हमने भरा हुआ है, सॉलिड सब्सटेंस। तो देखिए इसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करेंगे, जब हम इन्हें हीट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो इन्हें एनर्जी मिलेगी, इन मॉलिक्यूल्स को। इस एनर्जी से वो क्या होंगे, वो वाइब्रेट होने लगेंगे, अनस्टेबल होने लगेंगे, और उससे वो वाइब्रेट होने लगेंगे अपनी जगह पर। तो जब वो वाइब्रेट होने लगेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेगी, ठीक है। तो जब दूरियां बढ़ेंगी तो वो फैलने लगेंगे, ठीक है। जब फैलने लगेंगे तो वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम उसे हीट करना कंटिन्यू करते हैं उसके बाद भी, तब उनकी एनर्जी लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो और भी तेजी से वाइब्रेट होने लगेंगे और उनके बीच में दूरियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उससे वो क्या होंगे, और दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो उससे क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस जो है वो अगर काफी स्ट्रांग है, तो वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। मतलब वो हायर पॉइंट पर मेल्ट होंगे और हायर पॉइंट पर बॉयल होंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो काफी वीक होता है। इसके कारण उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 300 डिग्री से कम ही होता है जनरली, ठीक है। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑन टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ग्लूकोज एंड यूरिया, यू हैव ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल
कंडक्टर्स। देखिए पिछली कक्षा में आपने ये सीखा है कि जब आपने ग्लूकोज और यूरिया में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या, ये जब चेक किया तब वो ये ऑब्जर्व किया आपने कि वो बैड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही बात जो है वो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के बारे में सच है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फ्रॉम इट वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लैक आयोनिक बॉन्ड्स। इसका कारण ये है कि देखिए आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, कैटायंस और एनायंस बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस, तो वो कंडक्टर्स बन जाते हैं, वो कैरी करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनकी मदद से। तब वो इसमें नहीं है, आयनिक बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड्स में नहीं होते, ठीक है। इसके कारण जो है वो आयनिक बॉन्ड्स इनमें नहीं होते, इसके कारण वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इट मींस दैट द केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। तो इसका मतलब यह है कि आयनिक बॉन्ड्स ना होने के कारण जो बॉन्ड्स होते हैं केमिकल बॉन्ड्स, वो कार्बन कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा फोर्स जो एक मॉलिक्यूल में देखिए इसमें CH4, ये अगर मॉलिक्यूल लेंगे हम तो इसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। तो मॉलिक्यूल में एटम्स को टुगेदरली होल्ड करने वाला जो फोर्स होता है, एक साथ रखने वाला जो फोर्स होता है अलग अलग एटम्स को एक मॉलिक्यूल में, उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स कॉल्ड? एक एटम जब जितने भी केमिकल बॉन्ड्स बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कैटिनेशन पावर। मतलब एक एलिमेंट का जो एटम है वो जितने केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है कंटिन्यूअसली, उसे बोलते हैं कैटिनेशन पावर, ठीक है। कार्बन की कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसके कारण लंबे लंबे चेन्स बना सकता है वो मॉलिक्यूल्स के। देखिए एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, कार्बन के एटम्स कई सारे लंबे चेन्स बना सकते हैं, तो उसकी कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा है कार्बन की। What are the two important types of chemical bonds? केमिकल बॉन्ड्स की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं? तो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स जो आपको पता है, जो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, कैटायंस और एनायंस, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड्स। दूसरा प्रकार है बॉन्ड्स का, केमिकल बॉन्ड्स का, वो है कोवैलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स you have learned about the relationship between electronic configuration and valency of an element and also about the ionic and covalent bonds। देखिए पिछली कक्षाओं में आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वैलेंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने के बाद जो बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये आपको पता है। Let's see the background of electronic configuration of carbon and covalent bonds formed। देखिए अभी हम कार्बन के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो और उसके बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, वो हम पढ़ेंगे। कार्बन एटम देखिए C6, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नियर बाय नोबल गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए 2 नोबल गैस है, मतलब जिनका कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करना चाहेगा कार्बन, ऐसे 2 है, वो मध्य भाग में आता है, सेंटर में आता है एग्जैक्ट। तो हेलियम और नियॉन ऐसे 2 है। हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो चलिए अब देखते हैं।
You have seen that the driving force behind the formation of bond by an atom is to attain the stable electronic configuration of the nearby noble gas and obtain stability. देखिए क्या होती है टेंडेंसी, स्टेबिलिटी अचीव करने की टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, ठीक है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? नियर बाय, जो नजदीकी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। देखिए यहां पर दो है, हेलियम है, नियॉन है, इसका 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका है 2,8। तो नियर बाय नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर स्टेबिलिटी प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन्स लेने से, देने से या शेयर करने से, उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी अचीव करना। As the valence shell of carbon contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration. देखिए अभी ये तो सेंटर में आ गया। देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते आउटर शेल में तो वो 2 दे सकता था, ठीक है, और कैटायन बना सकता था। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते आउटर शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उसके लिए इजी था, लेकिन ये 4 हो गया, 4 देना पड़ रहा है उसे और 4 लेना पड़ रहा है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो दोनों रास्ते उतने ही मतलब आसान है या उतने ही मुश्किल है। तो वो कार्बन क्या करता है, और शेयर भी कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो कार्बन कौन सा रास्ता अपनाता है वो देखेंगे। 1. To attain the configuration of noble gas helium by losing one after another all the 4 valence electrons. देखिए ये पहला रास्ता है, हेलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। किस तरीके से? बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक के बाद एक चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करना, छोड़ देना, उसके बाद स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है इस मेथड में? इन दिस मेथड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग लॉस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये तब C+ हो जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C2+ हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद C3+ और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद C4+। तो धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो रहा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है वैसे वैसे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जब ये C1+ हो जाता है तब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना और भी कठिन हो जाता है, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद C2+ हो जाएगा चार्ज, तो 2+ चार्ज से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना और भी कठिन हो जाता है, फिर बन जाता है C3+, फिर उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन निकालना और भी कठिन हो जाता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं हम उतना वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है और वो इजीली, आसानी से वो नहीं छोड़ता नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयरफॉर टू लूज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो ज्यादा एनर्जी लगती है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, विच मेक्स द टास्क मोर डिफिकल्ट, तो ये और भी कठिन होते जाता है। मोर ओवर द C4+ कैटायन दैट वुड अल्टीमेटली फॉर्म इन दिस प्रोसेस बिकम्स अनस्टेबल इन स्पाइट ऑफ इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अंत में जो इतने मतलब कुटाने करने के बाद जो लास्ट C4+ कैटायन बनने वाला है वो भी काफी अनस्टेबल होता है, डिस्पाइट उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस हेलियम की तरह होता है, लेकिन वो एक अनस्टेबल कैटायन होता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ स्मॉल साइज विथ हाई नेट चार्ज। देखिए क्यों? क्योंकि इसकी साइज काफी छोटी होती है कार्बन की और उसके मुकाबले में उसके ऊपर चार्ज काफी हेवी होता है 4+, तो उतना हेवी चार्ज वो हैंडल नहीं कर पाता, इसके कारण वो अनस्टेबल हो जाता है। देयरफॉर कार्बन आइटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके कारण ये बहुत मुश्किल हो जाता है और अनस्टेबिलिटी होनी है आखिर में, तो इसके कारण कार्बन की टेंडेंसी ऐसी नहीं होती कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बना ले, ये नहीं इच्छित, वो उसकी इच्छा नहीं है ऐसा करने की। उसके बाद सेकेंड रास्ता कौन सा है? टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग 1 by 1 एज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल। तो क्या कर सकता है दूसरा रास्ता? एक के बाद एक 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद 2,8 ऐसा नियॉन का जैसा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। इन दिस मेथड द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल एक्सेप्टिंग एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या होता है इस मेथड में, कार्बन एटम तो छोटा है लेकिन एक के बाद एक 4-4 इलेक्ट्रॉन समाना पड़ रहा है, उसे एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का चार्ज जो होगा वो काफी बढ़ जाएगा, उसके मुकाबले में उसकी साइज काफी छोटी है तो वो हैंडल नहीं कर पाता इतना ज्यादा चार्ज। Therefore, more energy is required for accepting the next electron by overcoming the increasing repulsive force, making the task more and more difficult. तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना और भी कठिन होते जाता है क्योंकि घर बहुत छोटा है कार्बन का और मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे समाना और ज्यादा मेहमानों को समा लेना उसे कठिन जाता है। Moreover, the C4- anion ultimately formed would be unstable in spite of its noble gas configuration। देखिए जो अल्टीमेटली अंत में जो C4- बनने वाला है एनायंस, तो वो भी अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे मेंबर्स घर में उसके गर्दी हो जाएगी, तो उसके कारण वो स्टेबल नहीं होगा, एज इट वुड हैव स्मॉल साइज विथ हाई नेट चार्ज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियर चार्ज +6 टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। देखिए सिर्फ 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स हैंडल करने, देखिए पहले 6 प्रोटॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन्स हैंडल करने थे, तो एक के लिए एक अट्रैक्ट करना आसान था, लेकिन केवल 6 प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्जेस को 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना कठिन हो जाता है, इसलिए यह भी अनस्टेबल हो जाता है। Therefore, कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कार्बन ये भी नहीं करता, देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है, तो क्या करता है, थर्ड, टू अटेन द कॉन्फिगरेशन of neon by sharing 4 electrons of valence shell with 4 valence electrons of other atoms। तो तीसरा जो रास्ता है, नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है 2,8, किस तरीके से, बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर आइटम्स। देखिए क्या कर सकता है, कार्बन जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के देखते हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो वो 4 दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेगा, देखिए ये, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इससे वो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, उसे शेयर करने पड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं, ठीक है, इससे वो स्टेबल बन जाता है। In this method, 2 atoms share valence electrons with each other. Valence shells of both the atoms overlap and accommodate the shared electrons. तो क्या होता है कि valence shells जो होते हैं, देखिए ये C है, उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दूसरा कोई एटम है, देखिए X लेते हैं, ठीक है, उसके साथ ये शेयर कर लिया, ये उसका पहले ये इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल है और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक शेल है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तब कैसा हो जाता है उनका शेल, देखिए ओवरलैप हो जाता है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तब उनका ऐसे हो जाता है शेल, मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और X का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल, पहले कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन था इन चारों में से वो ऐसे घूमता था और X का जो है वो ऐसे घूमता था, लेकिन अब क्या करेंगे, वो ऐसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे यहां से जाके ऐसे 8 का आंकड़ा बना है। तो इससे क्या होता है कि वो शेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की शेल्स में घूमने लगते हैं, इससे उनका एक कॉमन शेल बन जाता है, दोनों का मिलकर एक ओवरलैप, दोनों के शेल्स ओवरलैप करने के बाद एक कॉमन शेल बन जाता है उनका, ठीक है। एटम्स ओवरलैप एंड अकोमोडेट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट बोथ द एटम्स अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज ऑन देम। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चार्ज तो नहीं बनता उनके ऊपर, +4 या -4 ऐसे चार्ज तो नहीं बनता, इससे अनस्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन उनके आउटर शेल में
नोबल गैस जैसा कॉन्फिगरेशन भी बन जाता है, विच मीन्स दैट एटम्स अटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एटम्स। कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज भी नहीं होता और माइनस चार्ज भी नहीं होता। ड्यू टू दीज फैक्टर्स एटम्स अटेन स्टेबिलिटी, इसके कारण एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, अचीव करते हैं। देयरफॉर कार्बन एटम अडॉप्ट दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये उसके लिए आसान है। तो इसके कारण कार्बन जो है वो मोस्टली ये रास्ता अपनाता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद, आउटर मतलब जो वैलेंस शेल में जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरे का एटम, मतलब एक एटम का और एक दूसरे एटम का, दो जो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर किए जाते हैं तब जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड क्लियरली बाय ड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये उसका अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होगा, इसका हेलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया H2, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया। तो ये पहले इसका ए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, तो ये एक दूसरे के पास जाने के बाद ये ऐसा कॉमन ओवरलैप हो जाते हैं इनके शेल्स जो है वो, और वो ऐसे ओवरलैप हो जाने के बाद ये ऐसे घूमने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, in this method a circle is drawn around the atomic symbol and each of the valence electrons is indicated by a dot or a cross। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट या फिर क्रॉस के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल्स अराउंड द एटॉमिक बॉन्ड्स क्रॉसिंग ईच अदर। देखिए सर्कल्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे मदद से कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया जाता है। या फिर ऐसे दो डॉट्स, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, या फिर ऐसे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका एक और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है तो एक सिंगल लाइन निकाली जाती है बीच में, मतलब इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में। ठीक है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन द ओवरलैपिंग रीजन्स ऑफ टू सर्कल्स बाय डॉट और क्रॉस। ओवरलैपिंग रीजन जो है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं डॉट या क्रॉस से। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ड्रॉन विदाउट शोइंग द सर्कल। One pair of shared electrons constitutes one covalent bond। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर बनाती है एक बॉन्ड। ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन ज्वाइनिंग द सिंबल्स ऑफ टू एटम्स। दो एटम्स के जो सिंबल्स है H, इसके बीच में एक लाइन बनाकर ये बॉन्ड भी दिखाया जा सकता है। अगर दो पेयर्स शेयर की जा रही है इनके द्वारा तो दो लाइंस निकाली जाएंगी, तीन पेयर शेयर की जाएंगी तो तीन लाइंस दिखाई जाएगी। ठीक है, द लाइन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसे। ठीक है, let us first look at hydrogen molecule which is the simplest example of a molecule formed by covalent bonding। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनने वाले मॉलिक्यूल्स में से। You have already learned that the atomic number of hydrogen is being 1, its atom contains 1 electron in K shell। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो के शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो अकेला शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द के शेल एंड अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम He। तो इसे स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लगता है के शेल में। ठीक है, हेलियम जैसा बनाने के लिए। To meet this requirement, two hydrogen atoms share the electrons with each other to form H2 molecules। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। One covalent bond that is atoms share their electrons with one covalent bond that is a single bond is formed between two hydrogen atoms by sharing of two electrons। देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक और इसका एक,
ऐसे मिलकर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर की जाती है, तो उसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है दोनों के बीच में। द O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 एटम्स आकर O2 बॉन्ड बनता है, लेकिन उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर की जाती है, ठीक है। देखिए, and N2 molecule is formed by the chemical combination of 2 nitrogen atoms. On drawing the electron dot structures of these two molecules, it becomes clear that 2 oxygen atoms in O2 molecule are joined to each other with 2 covalent bonds. देखिए, ये ऑक्सीजन के एटम्स है 2, ये है ऑक्सीजन का एक, ये ऑक्सीजन का एक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में है 6 एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको स्टेबिलिटी के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, लेकिन अभी भी वो स्टेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये दूसरा भी बचा हुआ जो है वो शेयर करते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और ये ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। इससे क्या होता है, 2 पेयर्स शेयर होती है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट शेयर्ड। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसे क्या डबल बॉन्ड कहते हैं। जितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतना बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है तो उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। वो डबल लाइन से शो दिखाई जाती है। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। आउटर मोस्ट इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 5 और इसके 5। तो इन्हें स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ते हैं, इसके 3 और इसके 3। तो टोटल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में 3 लाइंस दिखानी पड़ेगी और उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। On drawing the electron dot structures of these 2 molecules, it becomes clear that the 2 oxygen atoms in O2 molecule are joined with each other by 2 covalent bonds, that is a double bond. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, while the 2 nitrogen atoms in the N2 molecule are joined with each other by 3 covalent bonds. 3 covalent bonds से ये नाइट्रोजन का एटम बन रहा है, that is a triple bond. देखिए फिगर 9.4 में दिखाया गया है। अच्छा, now let us consider a carbon compound methane CH4. Carbon compound CH4, methane. You have learned about the occurrence, properties and uses of methane molecule in the previous standard. पिछली कक्षा में आपने मीथेन के प्रॉपर्टीज के बारे में, कहां पर प्राप्त होता है मीथेन, उसके बारे में पढ़ा है। Just now we saw that carbon atom forms 4 covalent bonds using the 4 valence electrons and attain the configuration of nearby noble gas neon Ne and obtains the stability. Figure 9.5 shows the line structure and also electron dot structure of methane. देखिए फिगर 9.5 में मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये देखिए, ये कार्बन है, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास ये 4 हाइड्रोजन है, हर किसी का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिर ये हाइड्रोजन का 1 और ये कार्बन का 1, ऐसी एक पेयर यहां पर शेयर हो गई। फिर इस हाइड्रोजन की और इस कार्बन की एक ऐसी एक पेयर यहां फिर एक पेयर और यहां पर एक पेयर, ऐसे 4 पेयर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो C के साथ सिंगल बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे CH 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 ऐसे दिखाया जाता है मीथेन मॉलिक्यूल, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये, एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ये है लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, डू यू नो
टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर यूज्ड। देखिए कार्बन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ठीक से समझने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलर मॉडल्स बनाए गए हैं, वो यूज किए जाते हैं। फिगर 9.6 shows ball and stick model and space filling model of methane molecule। देखिए फिगर 9.6 में बॉल एंड स्टिक मॉडल दिखाया गया है, मतलब एक एटम को बॉल की तरह दिखा गया है और उनके बीच के बॉन्ड को स्टिक की तरह दिखा गया है। देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, उसे एक बॉल की तरह दिखाया गया है, छोटा बॉल है वो। कार्बन का बड़ा एटम होता है इसलिए बड़ा बॉल दिखाया गया है। तो ये दो बॉल्स के बीच में बॉन्ड दिखाने के लिए ये स्टिक दिखाई गई है, ठीक है। और ये है स्पेस फिलिंग मॉडल, मतलब ये शेल है, इलेक्ट्रॉनिक शेल है हाइड्रोजन का, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक शेल है आउटर मोस्ट। तो ये ओवरलैप करके ऐसे दिखा रहा है। और ये स्पेस फिलिंग मॉडल मतलब ऐसा दिखता है, मतलब इमेजिनरी तरीके से ये कार्बन मीथेन का मॉलिक्यूल जो है वो है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। What is the number of electrons in the valence shell of chlorine? 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो देखेंगे हम, देखिए क्लोरीन का सिंबल है Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl 2,8,7, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, ठीक है। अच्छा, molecular formula of chlorine is Cl2। draw an electron dot and line structure of a chlorine molecule। देखिए ये कैसे निकाल सकते हैं, दिखाता हूं मैं। देखिए सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ही दिखाने पड़ते हैं, वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ते हैं बॉन्ड दिखाते वक्त, ठीक है। ये है Cl, और ये इसके हो गए, और ये दूसरा Cl, आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके साथ हो गए और ये इसके साथ हो गए। तो देखिए इस तरीके से ये एक शेयर्ड पेयर हो गई, ठीक है। तो उसे लाइन स्ट्रक्चर से Cl बॉन्ड Cl ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये उनके बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर्स फॉर दिस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ये यहां पर प्रिंट मिस्टेक है, ये ए होना चाहिए, ट्राइएटॉमिक, ATOMIC। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब देखिए इसमें कितने एटम्स है टोटल, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब टोटल 3 एटम्स हो गए। 3 एटम्स को ट्राइएटॉमिक बोलते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ये मैंने बोला है, मेरे दूसरे वीडियोस में बोला है आपको। यूज डॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये इसका ये हम दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, ये ऑक्सीजन है O, ये हाइड्रोजन H और ये दूसरा हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम क्रॉस के सिंबल से दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम डॉट के सिंबल से दिखा रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें पता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 होता है, तो इसका 1 और ऑक्सीजन का 1 ये यहां पर शेयर हो गया, और इसका 1 और इसका 1 यहां पर शेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से H2O यानी वाटर बन गया। अच्छा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर्स फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट और लाइन स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोला गया है। देखिए ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3।
n के ये डॉट वाले जो है वो n के इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे उन्होंने बोला नहीं है कि डॉट और क्रॉस से दिखाइए अलग, लेकिन हम अपनी कंफर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो n के नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन्स वो डॉट से दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5, और ये हाइड्रोजन का एक एक क्रॉस वाला तो इन्होंने शेयर की है। तो ये ऐसे 3 लाइंस, अलग अलग लाइंस से ये दिखाना पड़ेगा NH3, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, use your brain power. The molecular formula of carbon dioxide is CO2. Draw the electron dot structure without showing circle and line structure for CO2. तो सर्कल दिखाए बिना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालिए ऐसा बोला गया है CO2 का, और लाइन स्ट्रक्चर भी निकालने के लिए बोला है। चलिए निकालते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे है, C डॉट स्ट्रक्चर ये है, इसके दो दो पेयर शेयर हुए हैं, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। अच्छा, with which bond C atom in CO2 is bonded to each of the oxygen atoms? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर है डबल बॉन्ड। हर मतलब कार्बन एटम जो है वो हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। The molecular formula of sulfur is S8, in which 8 sulfur atoms are bonded to each other to form one ring. Draw an electron dot structure for S8 without showing the circles. ये भी दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से है सल्फर का, S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S। अगर ये वो ऊपर से देखोगे आप ऐसे, तो ये एक रिंग की तरह दिखता है, रिंग। यहां से साइड से देख रहे हो तो क्राउन की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये S सिंगल बॉन्ड हर किसी के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये अगर डॉट स्ट्रक्चर है देखेंगे तो ऐसे है, डॉट 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 डॉट, हर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की हुई, ठीक है। अच्छा, till now the number of known carbon compounds is about 10 million. 10 million से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स है। This number is larger than the total number of compounds formed by all the other elements. The range of molecular masses of carbon compounds is 10⁻⁴ to 10⁻12. इतने मास है मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भरपूर कुछ